नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स गुरु। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। विषय है एग्रीमेंट क्या होते हैं, एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसे फुलफिल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, कब कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है और कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट होना चाहिए। आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तीन तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने देखा होगा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित जिसे हम बोलते हैं। अगर कोई एग्रीमेंट जैसे आप रेंट एग्रीमेंट देखते हैं या आप सेल परचेज एग्रीमेंट देखते हैं तो वो रिटर्न में नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ एग्रीमेंट हमारा मौखिक भी हो सकता है, जिसे हम वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वर्बल एग्रीमेंट बोलते हैं, तो हमारा वर्बल भी हो सकता है। तीसरा हमारा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सबसे महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे मैं आपको समझाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप एक ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में बैठने के बाद में आपको अपना दूरी के लिए आपने उसे बता दिया कि मुझे यहाँ पे छोड़ना है, और आपने उस ऑटो में बैठे और आप वहाँ पर उतरे और उसने आपसे 20 रुपीज़ चार्ज लिया और आपने उसे 20 रुपीज़ दिए और आप आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी जो कंडीशंस हैं, आपने जैसे ही कंसिडरेशन उसे दिया तो आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी सारी कंडीशंस। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बात करता हूँ कि जो एग्रीमेंट है, जितने भी एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हों, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 10 में दी हुई हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है। तो मैं आपको सेक्शन 10 जो हमारा कहता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके कुछ कंडीशंस है, उसकी ज़्यादा कंडीशन नहीं है, उसकी सिर्फ 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला है फ्री कंसेंट। दोनों पार्टियों की जो है फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए दोनों पार्टीज की, जो एग्रीमेंट करने वाला है, जो एग्रीमेंट करवाने वाला है, दोनों की कंसेंट जो फ्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि जो किसी भी आप चीज़ को परचेज करें तो उसके लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो उसके लिए एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। आप कोई रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट आपने किया तो नेचुरल सी बात है, आपने कुछ ना कुछ पेमेंट के लिए उसके एग्रीमेंट किया हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी कोई एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने किसी को मदद करने के लिए, किसी की डकैती डालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और एग्रीमेंट कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को फुलफिल करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में नहीं आता और कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दें तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेशली अगर वॉइड नहीं है, स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है। स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ही पहले दिन से ही वॉइड है। सपोज आप किसी माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। आप किसी माइनर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमेशा वॉइड होता है, वॉइडेबल नहीं होता, वो वॉइड होता है। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को मैं भी बताऊंगा आपको नीचे चल के, वॉइड कैसे होता है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो सेक्शन 10 में ये हमारी चारों कंडीशन है, इन चारों कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। सबसे पहला है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके बाद में लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसके बाद में जो है स्पेशली जो है डिक्लेयर टू बी वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी वॉइड कर रखा है। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री जो हमारी एनिमी कंट्री है भारत की, उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाया जाएगा अगर सरकार ने उस चीज़ की परमिशन हमें नहीं दे रखी है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये चारों कंडीशन है जब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में आता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक सेक्शन 11 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो हमें ये बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब वॉइड होगा कब नहीं होगा। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमेशा ध्यान रखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप किसी पर्सन ऐसा है जो एक मेजॉरिटी की एज को पार कर चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जो है मान्य होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हमेशा रहेगा।
आप जब भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो एक पर्सन जो है वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब ये है कि उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस पेपर पे साइन कर रहा है, किस डॉक्यूमेंट्स पे वो साइन कर रहा है और उसका पर्पस क्या है, हमेशा ध्यान रखें आप। और कोई भी जो है सेक्शन 11 जो कहता है कोई भी पर्सन ऐसा जो डिस्क्वालीफाइड ना किया हो। डिस्क्वालीफाइड का मतलब ये है कि कोई पर्सन ऐसा ना हो जिसको ऑलरेडी गवर्नमेंट ने या किसी और ने, जैसे अब आप सपोज कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कॉन्टैक्ट करने की पोजीशन पे नहीं होता है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है कि इंसॉल्वेंट पर्सन जो है वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ सेक्शन 19 जो है हमारा, जो कॉन्टैक्ट वॉइडेबल होते हैं। कॉन्टैक्ट वो वॉइड कैसे होते हैं, जो फ्री कंसेंट के बिना लिए जाते हैं, वो कॉन्टैक्ट हमेशा वॉइडेबल कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है जी। वॉइडेबल कॉन्टैक्ट कैसे होते हैं, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि जो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट है, सपोज आपने कोई कार परचेज करने गए हैं आप, और कार की आपको एवरेज बताई गई है 30 किलोमीटर पर लीटर, आपको एवरेज बता दी है। ये आपने उसको देखते हुए, उसने जो आपको बताया है उसको देखते हुए आपने वो गाड़ी परचेज कर ली, तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हो चुका है कंप्लीट। आपने उसका कंसिडरेशन के बदले में जो आपने सब कुछ पेमेंट कर दी है। अब उसके बाद में जब आप घर पे उस गाड़ी को लाते हैं और आपको ये पता चलता है कि गाड़ी की एवरेज 30 की नहीं है, 20 की है या 10 की एवरेज है, तो उसके बाद आप उसके खिलाफ एक कॉन्टैक्ट का जो है वॉइडेबल कॉन्टैक्ट के लिए आप एक एप्लीकेशन सेक्शन 19 में डाल सकते हैं इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट जो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उसने आपको मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जिस वजह से उन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन की है, जिस वजह से वो कॉन्टैक्ट जो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट है और आप उसके लिए कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सेक्शन 19A है इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का, वो हमारे से ये कहता है अनडू इन्फ्लुएंसेस। अनडू इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी की परमिशन जो है फ्री कंसेंट में नहीं ली है, आप सपोज कोई पर्सन है और वो किसी के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे साइन करा रहा हो और वो किसी दूसरे उसका जो फैमिली मेम्बर है उसे अपने साथ में किडनैप करके गन पॉइंट पर उससे कहता है साइन कर, नहीं तो अदरवाइज मैं तेरे बेटे को मार दूंगा या तेरी वाइफ को मार दूंगा, तो वो होता है एक तरीके से अनडू इन्फ्लुएंसेस। किसी भी तरीके से दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करने में अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में नहीं आता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कंडीशन लिखी होती है कि दोनों पार्टीज के लिए कि अगर उन्होंने इस डेट तक ये काम नहीं किया तो उनकी जितनी भी उन्होंने एडवांस मनी दी है फॉरफीचर हो जाएगी। अगर दूसरी पार्टी ने उस डेट पे उसको सेल डीड नहीं कराई है तो उसने जो पैसा लिया है एडवांस मनी का उसका डबल पैसा उसे देगा, ये कंडीशन होती है। इसके साथ साथ अगर वो दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी जा सकते हैं। अगर उसमें कहीं भी कंपनसेशन के लिए हो या उसमें कहीं भी कोई पेनल्टी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है तो उसमें सेक्शन हमारा 73 और 74 है। 73 जो हमारा सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमारे को जो है ये बताता है कि आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, और को कैसे मिलेगा, वो सारी कंडीशंस उसमें डली होती है। अगर दोनों पार्टी, जो सफरिंग पार्टी है, जो पार्टी जिसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और जो सफरिंग पार्टी है, वो जाकर कोर्ट में सेक्शन 73 की एप्लीकेशन लगा के जो लॉस और जो भी डैमेजेस हुए हैं उसका क्लेम कर सकती है। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन 74 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमारा सेक्शन हमारे से ये कहता है कि अगर कोई पेनल्टी वगैरह भी लगनी है उसके ऊपर तो आप सेक्शन 74 और 73 में आपको क्या मिलेगा, सेक्शन 73 जो है आपको कंपनसेशन और डैमेजेस अलाउड करता है, और सेक्शन 74 जो है वो आपको अगर कोई ब्रीच हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का तो उसमें जो पेनल्टी वगैरह है उसको अलाउड करता है। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं शुरू से, तो सिर्फ इतना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसको सेक्शन 10 की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें सिर्फ 4 कंडीशन है। सबसे पहले एक है जो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो स्पेसिफिकली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो। ये चारों कंडीशन को ध्यान रखना चाहिए, तभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे से कोई लीगल एडवाइस के लिए या टैक्स एडवाइस के लिए मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9891321642। धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों को अवेयर रहे एग्रीमेंट क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।